Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. NCERT निकालो page 251. Only one topic is left from this chapter, that is isomerism. क्लास का जो पहले 10-15 मिनट है, that is pretty simple, but overall this is a difficult class to understand. जो लास्ट वाला पार्ट है थोड़ा सा मुश्किल है. When you go to octahedral, sometimes you are not able to visualize because it is in a 3-dimensional space. तो लास्ट पार्ट और ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे. Just keep this page open with you. That will be page 251. इस पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं, which I am highlighting. We are going to start with this. देखो, isomerism is divided into two families, and this is for both organic as well as coordinate. If IUPAC name remains same, that means the arrangement of atoms in a 3-dimensional space is changing, then the isomerism is called स्टीरियो. स्टीरियो में जो तुम पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक में, तुमने डेक्स्ट्रोलेवो पढ़ा था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो. इफ आईयूपैक नेम चेंजेस, दैट मींस bonds are changing. This is relatively easier. Then the isomerism is structural. Structural is relatively easy to understand because clear है कि bond change हो रहा है और name भी change हो रहा है. इस structural में हमने 4 पढ़ने हैं और stereo में हमने 2 isomers पढ़ने हैं. This is what we're going to start in today's class. So the basic difference in stereoisomerism and structural is, in this case, orientation in 3-dimensional space is changing. So IUPAC name change नहीं होगा. जो atoms की space में placement है वो आपस में relatively change हो रही है. जैसे तुमने organic में पढ़ा है, डेक्स्ट्रो का mirror image लेवो होता है, space में उनका arrangement change हो रहा है. IUPAC name change नहीं होगा इसमें. तो तुमने क्या करना है, इसमें स्टीरियो में लिखो, स्टीरियो के आगे ब्रैकेट डाल के बुक में लिखो, IUPAC name remains same. IUPAC name remains same. स्ट्रक्चरल में लिखो, IUPAC name changes. स्टीरियो में तुमने लिखना है IUPAC name remains same. स्ट्रक्चरल में लिखो IUPAC name changes. इसके बाद just take out page 253. यहां से हम शुरू कर रहे हैं लिंकेज से. This is 253 page of your book. This is the topic which we are starting, linkage isomerism. देखो, if I give you CO H2O whole 5 NO2
SO4। इसका आयुपैक नेम कर सकते हो तुम लोग? किसी को आता है? एनीबॉडी? जो लिखा है इसका आयुपैक नेम आता है किसी को? किसी को नहीं आता? क्लास में कोई ट्राई नहीं करना चाहता? ओके। 5 वाटर हैं अगर, तो क्या लिखोगे? 5 के लिए, 5 के लिए क्या होता है? पेंट। पेंटामाइन। ठीक है, अगर अमोनिया होता है तो वाटर के लिए क्या होता है? पेंटा। एक्वा। तो पेंटा एक्वा। NO2 नाइट्रीटो। N के साथ बॉन्डिंग है, नाइट्रीटो N। कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसका नेम हो गया पेंटा एक्वा नाइट्रीटो एन कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसका एक आइसोमर बना रहा हूं मैं, ध्यान से चेक करो, दोनों में एटम्स सारे सेम होंगे। ये जो मैंने लिखा है इसका क्या आयुपैक नेम होगा? सारा सेम होगा, द डिफरेंस विल बी, इसमें तुम लिखोगे नाइट्रीटो ओ। ये पढ़ा तुमने, तुम्हें उस दिन सिखाया था फर्स्ट क्लास में, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। NO2 नेगेटिव इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एन की तरफ से भी जुड़ सकता है और ओ की तरफ से भी जुड़ सकता है। तो जो एटम लिंक कर रहा है वो चेंज हो रहा है। इस आइसोमेरिज्म को, अभी ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इस आइसोमेरिज्म को हम बुलाते हैं लिंकेज। तो जो बोर्ड एग्जाम का ट्रेंड है, दे डोंट आस्क व्हाट these days, the what questions are out. They'll ask you what is the necessary condition for this. There are more concept based question. What is linkage isomerism नहीं पूछते हैं, what are the conditions for linkage isomerism, या तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स बना देंगे, बोलेंगे इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तुमने सिर्फ एक चीज देखनी है कि उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है या नहीं है। अपने आप उसका नाम भी चेंज हो रहा है, ये स्ट्रक्चरल में आ रहा है। स्ट्रक्चरल की सबसे बड़ी निशानी होती है आयुपैक नेम चेंज हो जाता है। अब इसमें ये पहली लाइन मार्क कर लो, यही पूछेंगे एग्जाम में, इस जो हाईलाइट कर रहा हूं इसको मार्क कर लो, लिख लो साइड पे, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in coordination compound containing ambidentate ligand. What is an ambidentate ligand? Which can attach from two different atom sites. नाइट्रोजन से भी अटैचमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन से भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको अंडरलाइन कर लो। डन? मार्क कर लिया है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल के साथ देखो, इट इज मच मच faster to learn isomerism, structural isomerism through examples. देखो, CO NH3 whole 5 SO4 Cl. The second one is CO NH3 whole 5 Cl SO4. If you look at दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट, एक सल्फेट एक क्लोराइड 5 अमोनिया एक कोबाल्ट, सेम, एग्जैक्टली सेम है। ऑब्वियस इनका नाम अलग अलग होगा, पहले वाले का नाम क्लोराइड पे खत्म हो रहा है, दूसरे वाले का सल्फेट पे खत्म हो रहा है। अब तुमने इसमें वाटर ऐड किया, कॉम्प्लेक्स पार्ट डिसोशिएट नहीं होता है, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो इसमें सिंपल आयन जो बनेगा वो Cl माइनस बनेगा। इसमें अगर तुम वाटर डालोगे, जो सिंपल आयन बनेगा वो बनेगा SO4 माइनस। तुम में से किसी को भी क्लोराइड का टेस्ट पता है? अनायन एनालिसिस प्रैक्टिकल में तुमने किए हैं टेस्ट, कटायन और अनायन एनालिसिस। तो क्लोराइड का क्या टेस्ट होता है या सल्फेट का क्या टेस्ट होता है, किसी को याद है? जल्दी बोलो, किसी को आता है टेस्ट क्लोराइड या सल्फेट में से किसी का भी?
सल्फेट के टेस्ट में तुम डालते हो बेरियम क्लोराइड और व्हाइट पीपीटी आ जाता है। अगर तुम इसमें बेरियम क्लोराइड डालोगे व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। ये आपको याद करना है, आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा। इस केस में तुम बोल सकते हो अगर हम AgNO3 डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी आ जाता है। तो ये दोनों अलग अलग आयंस के टेस्ट दे रहे हैं बिकॉज दे आर फर्निशिंग डिफरेंट आयंस। इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं आयनाइजेशन। अब तुम्हें ये तुम्हारे सामने एग्जांपल है, दोनों, एक में क्लोराइड बन रहा है एक में सल्फेट बन रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए आइसोमेरिज्म के? पूछे व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस आइसोमेरिज्म? कैन एनीबॉडी आंसर? क्या कंडीशन लग रही है देख के? इसका तुम्हारा एक बड़ा सिंपल आंसर होगा, ligand. This ligand should be capable of becoming a counter ion and counter ion should be capable of becoming a ligand. जो ब्रैकेट से बाहर है वो अंदर आ सके और अंदर वाला बाहर जा सके। इसका मतलब चार्ज होना चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें पेपर में ये दे दूं, इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। अमोनिया कभी ब्रैकेट के बाहर नहीं जा सकता, उस पर चार्ज होता ही नहीं है। तो इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तुम्हें पूछे क्या कंडीशन है, तुमने लिखना है the counter ion should be capable of becoming a ligand and ligand should be capable of becoming a counter ion. Then the isomerism is ionization. NCERT में देखो, अब आयनाइजेशन यहाँ दिया हुआ है, इसमें ये 3 लाइनें पहले मार्क करो। और ये एग्जाम्पल एक बार चेक करो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब इसको वाटर में डालोगे तो कौन सा आयन बनेगा? जो हाईलाइटेड है, अगर मैं इसको वाटर में ऐड करूं तो विच आयन विल बी फर्निश्ड? क्या आंसर होगा? Br-। ब्रोमाइड। और अगर इसको वाटर में डालेंगे तो सल्फेट बनेगा, इसमें से सल्फेट बनेगा। तो अब बोर्ड एग्जाम में जो 2 मार्क क्वेश्चन आया था दैट वाज कि तुम एविडेंस प्रेजेंट करो। दैट बिकम्स अ ट्रिकी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दिस केम इन फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। पढ़ो जरा ये क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 2 नंबर का आया था बोर्ड एग्जाम में। इसमें लिखा हुआ गिव एविडेंस। तो पहले वाले में कौन सा टेस्ट लिखना है? किसका टेस्ट लिखोगे? सल्फेट का। दूसरे वाले में हम किसका टेस्ट लिखेंगे? क्लोराइड का। तो इसका मतलब जो प्रैक्टिकल में तुमने अनायन के टेस्ट पढ़े हैं वो याद करके जाने हैं आपको। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. ये मार्क कर लिए इंपॉर्टेंट, या भी मार्क क्वेश्चन 9.4 इंपॉर्टेंट। अब देखो, 2 हो गए हमारे, लिंकेज और आयनाइजेशन। थर्ड वाला सबसे आसान है। पहले हमेशा केमिस्ट्री में पॉजिटिव को लिखते हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो ही आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो सपोज मैंने ऐसे लिखा CONH3 होल 6 CrCN होल 6। अब कोबाल्ट अमोनिया के साथ लगा हुआ है, क्रोमियम CN के साथ लगा है। स्विच कर दो उसको, CrNH3 होल 6 COCN होल 6। अब तुम अगर ध्यान से सोचो, इन दोनों के बीच में सारे एटम सेम है। एक क्रोमियम एक क्रोमियम, एक कोबाल्ट, 6 अमोनिया 6 अमोनिया 6 CN, सब कुछ सेम है। दोनों का नाम सेम नहीं होगा। पहले वाले का नेम का एंड बता सकता है कोई? पहले वाले के केस में नेम का एंड क्या होगा? तुम्हें मैंने समझाया था क्लास में, पहले पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव, और अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो किस पे एंड होता है? 8 पे। तो पहले केस में क्या नेम का एंड क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्रोमेट। क्रोमेट। सेकंड वाले में इसका नेम क्या होना चाहिए? Cobaltate। कोबाल्टेट। एक का नेम होगा क्रोमेट, एक का कोबाल्टेट। आईयूपैक नेम चेंज हो रहा है,
आईयूपैक नेम चेंज हो रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज द इजीएस्ट वन टू आइडेंटिफाई। तो मैं पेपर में दे रहे हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। दोनों हिस्से कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, कटायन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अनायन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। लिगेंड्स को इंटरचेंज कर दो। एक चीज बस ध्यान में रखना, ये CN को पहले मत लिख देना। मैंने मेटल को एक्चुअली इंटरचेंज किया है। आप लिखते हैं कि हम लिगेंड्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, पर फिजिकली हम मेटल को इंटरचेंज करते हैं क्योंकि पहले अमोनिया ही आएगा, पॉजिटिव पहले आता है फिर नेगेटिव आता है, CN वाला ब्रैकेट नेगेटिव होगा। तो ये तुम्हारा एग्जांपल है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ओनली हैपेंस when the cationic and the anionic part both are complexes and you're going to interchange the ligands. So this is the easiest to identify. यहाँ पे देखो, ये कोऑर्डिनेशन है, ये दो लाइनें मार्क करो, रीड करो इन दो लाइनों को। और ये वाला एग्जाम्पल, इसको अंडरलाइन करो और इसको अंडरलाइन करो। स्ट्रक्चरल में टोटल 4 हैं। लिंकेज, इसकी कंडीशन है एम्बिडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन, कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और लिगेंड्स को इंटरचेंज कर दो। आयनाइजेशन, इसमें अलग अलग आयन्स बनेंगे बिकॉज काउंटर आयन कैन बिकम अ लिगेंड एंड लिगेंड कैन बिकम अ काउंटर आयन। अब लास्ट पढ़ रहे हैं हम, लास्ट वाला सबसे रेयर होता है। अगर मैं कभी ऐसे लिखूं डॉट 7H2O या डॉट 5H2O, क्या बुलाते हैं इस वाटर को? इसके लिए स्पेसिफिक नेम होता है इस वाटर को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पढ़ा हुआ है सबने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी ना भी, ठीक है? अब ये देखो, CrH2O whole 6 Cl3, CrH2O whole 5 Cl Cl2 डॉट H2O। सेकेंड केस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, सेम है। एक क्रोमियम 6 वाटर 3 क्लोरीन। ऑब्वियस है कि दोनों का नाम सेम नहीं होगा। इसमें पहले वाले में हेक्सा एक्वा लग रहा होगा, हेक्सा एक्वा 6 वाटर है, इसमें पेंटा एक्वा लग रहा होगा, बिल्कुल लगे दोनों का नेम। ये आइसोमेरिज्म सिर्फ तब होता है when water which is present as a ligand can change into water which is present as water of crystallization. So you have to, इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल ही लिख के आना है आपको। बाकी सब में जनरलाइज एग्जांपल अपने मर्जी से भी एग्जांपल बना सकते हो, इसमें नहीं बनाना है क्योंकि कई बार वाटर कईयों में होगा ही नहीं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक और नाम भी है, वो याद करना आपने, इसको सॉल्वेट भी बोलते हैं और सिर्फ वाटर के केस में ही होता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट। तो तुम्हें ये पूछ सकते हैं कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है पेपर में, 1 मार्क क्वेश्चन, तुमने लिख के आना हाइड्रेट। तो नेक्स्ट पेज के टॉप पे देखो, ये लाइन मार्क करो पहले तो। व्हाट इज द सेकंड नेम फॉर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म? यू से हाइड्रेट। इन दिस say water instead of being only being a ligand can change to water of crystallization। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर ये एग्जांपल मार्क कर लो और तुम इसमें नया एग्जांपल मत लिख के आना, यही लिख के आना जो एनसीईआरटी में। मार्क करो इसको। हो गया? यस सर। देखो मैं क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में जा रहा हूं। हमारी क्लास यहां से शुरू हो रही है कि आइसोमेरिज्म can be split into 2 categories, stereo and structural. Stereo is difficult to understand as respect to structural. Structural बहुत आसान होता है, सीधा नाम ही बदल रहा है उसमें। इसमें 4 हैं। अब लिंकेज, क्या कंडीशन होती है लिंकेज की? फटाफट बोलो। एम्बिडेंट लिगेंड। कोऑर्डिनेट, कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, लिगेंड को इंटरचेंज कर दो। आयनाइजेशन, counter ion can become a ligand and ligand can become a
काउंटर आयनाइजेशन, और फोर्थ जो अभी हमने पढ़ा है दैट इज सॉल्वेट या हाइड्रेट। 4 तरह के आइसोमेरिज्म, ये चारों स्ट्रक्चरल में आ रहे हैं। इस पॉइंट तक सबको क्लास समझ आ रही है? यस नो, जल्दी यस नो करो, कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। एक ही को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आएगा ये पार्ट, काफी सालों से कटा हुआ तुम्हारे कोर्स में से, इस बार इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और अब मुश्किल पार्ट शुरू है इसका, सेकंड वाला। अब थोड़ा ध्यान देना। देखो ऑर्गेनिक में ये डबल बॉन्ड है, मैं ब्यूट टू ईन बना रहा हूं, ये CH3, ये CH3 H H। एक और ऑप्शन, डबल बॉन्ड कैनॉट अंडरगो फ्री रोटेशन। सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे आता है तो उसको हम सिस बुलाते हैं, सिस। सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड पे आता है तो उसको हम ट्रांस बुलाते हैं। सिस और ट्रांस इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आइसोमेरिज्म में। एनीबॉडी नोस? सिस ट्रांस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या फील करोगे? ज्योमेट्रिकल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब 4 के केस में, अब ध्यान से देखो, ये तुम पढ़ चुके हो। 4 के केस में 2 हाइब्रिडेशन थी, sp3 और dsp2। sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होता है। 6 के केस में 2 हाइब्रिडेशन थी, sp3d2 या d2sp3। दोनों में शेप सेम आता है, ऑक्टाहेड्रल। That means we are basically dealing with 3 shapes: tetrahedral, square planar and octahedral. अब we'll start with square planar. Square ऐसे बना दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, x के कौन से 2 एडजेसेंट पॉइंट्स होंगे? एडजेसेंट होते हैं साथ वाले। x के साथ कौन से 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं? कौन सी 2 जगह है? ये और ये समझ आता है सबको? इसके 2 एडजेसेंट पॉइंट ये हैं, और ये वाला पॉइंट है वो x के ऑपोजिट है। स्क्वायर प्लेनर में जो साथ साथ होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। अब पहला केस हम लेते हैं MA4। चारों लिगेंड एक ही वैरायटी के ए। अगर सोचो, दिमाग लगाओ, मैं चारों जगह ए लिख दूं, तुम किसी को भी हटा लो, कहीं भी लगा दो, इसका तो कोई एक ही स्ट्रक्चर होगा, इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा कोई। दिस विल नॉट अंडरगो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस क्या लिखूं मैं? एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है ना। अब A3B का मतलब 3 लिगेंड एक वैरायटी के और एक अलग है, तो यहां पे सपोज तुम बी लगा दो। इमेजिन करो यहाँ पे बी है, ए का नेबर ए है, बी का नेबर कभी बी हो नहीं सकता क्योंकि एक ही बी है, तो इसमें भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता। नेक्स्ट MA2B2। अब सपोज मैंने बी यहां लगा दिया। अब इस वक्त कहने से बी का नेबर बी है, ये देखो ये बी है, इसके नेबरिंग पॉइंट पे ये बी है, और ए का नेबर ए है। अगर वो सेम तरह के लिगेंड नेबरिंग पॉइंट्स पे, एडजेसेंट पॉइंट पे लगे हों, देन इट इज कॉल्ड सिस। दिस विल बी सिस। इसका ट्रांस वर्जन ये है।
ये सपोज मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसमें मैंने मेटल यहाँ लिया, अगर बी यहाँ है और दूसरा वाला बी यहाँ है, ए यहाँ है और ए यहाँ है, अब ए के नेबरिंग पॉइंट ये दोनों हैं, इसमें ए नहीं लगा हुआ है, तो ए का कोई नेबर ए नहीं है, बी का कोई नेबर बी नहीं है, इस फॉर्म को क्या बुलाएंगे? ट्रांस। अब ये समझ आया तुम्हें जो बनाया हुआ है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. कैन एनीबडी टेल मी व्हाई द फर्स्ट वन इज सिस? व्हाई द फर्स्ट वन इज सिस? if two similar ligands are occupying adjacent points, then it is cis. If two similar ligands are not able to occupy adjacent points, then you call it as trans in this case. अब जैसे हम ये चल रहे हैं MA4 A3B A2B, नेक्स्ट क्या होगा इसके? इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या लिखूं बोलो? MAB3 हो जाएगा, वो यही आ जाएगा। नेक्स्ट MB4 हो जाएगा, वो यही हो जाएगा। तो इसमें 3 केस हैं, इसमें नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। इस वाले में हो रहा है और दोनों तुम्हारे सामने बने हुए हैं। एनसीईआरटी पेज 251 निकालो, और ये वाला पार्ट अब मुश्किल पार्ट शुरू हो रहा है इसका, ठीक है? दिस इज एज यू मूव फॉरवर्ड विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। ध्यान से थोड़ा समझना भी है स्ट्रक्चर्स। 9.2 फिगर के साइड पे बिल्कुल नीटली लिखो MA2B2, कैपिटल M लिखो, कैपिटल A कैपिटल M A2B2, जैसे मैंने अभी वहां पे लिखा हुआ था, नोट कर लो। तुमने फैमिलीज याद करनी होती हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल याद नहीं करने होते। MA2B2। अब यहाँ पे देखो, प्लेटिनम के साथ 2 Cl हैं और 2 अमोनिया है। तुम्हें ये समझ आ रहा है कि पहला वाला सिस क्यों है? यहाँ पे सिस लिखा हुआ देखो, क्यों है पहला वाला सिस? Cl का नेबर Cl है, अमोनिया का नेबर अमोनिया है। नेक्स्ट वाले कहीं ट्रांस लिखा हुआ है, जहां मेरा कर्सर है इस वक्त। ये ट्रांस कैसे है? Cl दूसरे Cl के ट्रांसवर्स पे आ रहा है, नेबरिंग पॉइंट पे नहीं आ रहा। तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? दिस इज कॉल्ड MA2B2। क्लियर है पॉइंट सबको? Yes, sir. ओके। अब स्क्वायर प्लेनर में और नहीं करना हमने, हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर का। अब हम आते हैं टेट्राहेड्रल पे। इस वक्त मैं तुम्हें टेट्राहेड्रल शो नहीं कर सकता हूं, आज क्लास में मैंने फिगर्स बना के शो किया था उनको सारे। टेट्राहेड्रल में all the bond angles are equal. Methane is a perfect example of a tetrahedral molecule. इसमें सारे बॉन्ड इक्वल होंगे, ऑल द बॉन्ड। ये बॉन्ड अगर तुम ले रहे हो, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। अगर ये बॉन्ड ले रहे हो, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट्स और ये भी 109। तो इसके यहाँ पे x है, XY XZ और XW, सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं, इसमें कोई ऑपोजिट नहीं हो सकता। हर पॉइंट एक दूसरे का नेबर है। Y के लिए सारे एंगल, ये एंगल लोगे तो भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है, ये लोगे और यहां से लोगे तो भी सेम है। तो टेट्राहेड्रल में कोई ऑपोजिट नहीं होता, सारे एडजेसेंट पॉइंट्स होते हैं, सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सारे इक्वल एंगल पे हैं। तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, जो बोर्ड एग्जाम में एज अ 2 मार्क क्वेश्चन आया था कि टेट्राहेड्रल में अगर 2 लिगेंड्स हो, जैसे MA2B2 हो, इस टाइप का हो, तो बताओ फिर भी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता है? योर आंसर इज बिकॉज द पोजीशन ऑफ ईच ग्रुप इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर ग्रुप्स। ये आंसर मार्क कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ क्वेश्चन, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, टिक करो, इस पे इंपॉर्टेंट लिखो, बिल्कुल आराम से रीड करो इसको। ये आंसर है। The relative positions of unidentate ligands attached to central atom are same with respect to each other. सारे एंगल सेम होते हैं, उसका कोई ऑपोजिट तो होता ही नहीं है। मैं ट्रांस किसको बुलाऊंगा? एक पॉइंट का बाकी 3 पॉइंट से एंगल सेम होता है, तो टेट्राहेड्रल में कोई ट्रांसेस नहीं हो सकता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तुमने एग्जैक्ट एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज लिखना है। ये सबको समझ आ रहा है जो सामने लिखा हुआ है? यस सर। ओके, Yes, sir. अब हम यहाँ पहुंचे। स्क्वायर प्लेनर हमने कर लिया, टेट्राहेड्रल में होता नहीं है। देन वी कम टू ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ये तुम्हारी ऑक्टाहेड्रल शेप है। मैं पहले थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल समझा रहा हूं तुम्हें बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर ऑक्टाहेड्रल का ये पॉइंट क्लियर होगा, इट विल बी इजियर फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसमें ये चारों 1 2 3 4, ये जिस स्क्रीन पे तुम ये देख रहे हो उसके ऊपर है चारों। ये पूरा एंगल जो होता है 360 होता है। 360 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 90 आ जाएगा। तो ये एंगल सारे 90 डिग्री है। ये एंगल भी 90 है, व्हाइट लाइन में ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब दो जो येलो लाइंस हैं ऊपर और नीचे, ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है। दिस इज नॉट ऑन द स्क्रीन, दिस इज आउटसाइड द स्क्रीन। तो तुम बेसिकली एम के ऊपर अपना पेन रख दो। अगर ये एक्स है और तुमने एम के ऊपर अपना पेन रख दिया, तो तुम्हारे पेन का जो टॉप है और एक्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। रख के देख लो, एम के ऊपर पेन रखो अपना, तो तुम्हारे पेन का जो टॉप वाला हिस्सा है और एक्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये स्क्रीन से बाहर है, ये स्क्रीन से अंदर है। इनको बोलते हैं एक्सियल। ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये सारे तो पहले ही 90 थे। तो होगा क्या, अब अगर मेरा एक्स यहां पे है, एक्स के कितने इमीडिएट नेबर होंगे ये बता दो बस। एक्स के कितने इमीडिएट नेबर होंगे? हाउ मेनी इमीडिएट नेबर्स ऑफ एक्स? 4। 4। वेरी गुड। एक्स के लिए ये वाई भी 90 डिग्री पे, ये वाई भी 90 डिग्री पे है, ये वाई भी 90 डिग्री पे और ये वाई भी 90 डिग्री पे है। ये चारों 90 डिग्री पे है। ये उसके इमीडिएट नेबर्स हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ये वाला पॉइंट है जिस पे वो ट्रांस हो सकता है। अगर वो यहाँ है तो इस पॉइंट पे ट्रांस है, बाकी सारे सिस हैं। ऐसे ही अगर मेरा एक्स यहाँ पे लगा हुआ है, इस पॉइंट के लिए ये स्क्रीन से बाहर है। इसको समझने की कोशिश करो। तुमने पेन रखा हुआ एम के ऊपर, ये स्क्रीन से बाहर है। ये चारों पॉइंट 90 डिग्री होंगे। इसके इमीडिएट नेबर, ये भी इसका नेबर है, ये भी नेबर है, ये भी नेबर है और ये भी नेबर है। एक्स के लिए सिर्फ ये वाला पॉइंट ट्रांस होगा। वो अगर यहां लगा है तो भी उसके 4 इमीडिएट नेबर्स होते हैं, अगर ऊपर लगा है तो भी उसके 4 इमीडिएट नेबर्स होते हैं। अब टोटल 6 पॉइंट है, एक पे वो लगा हुआ है, 5 बच गए। इन 5 में से 4 उसके नेबरिंग पॉइंट हैं। तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे वो ट्रांस होगा, बाकी सब पे सिस होगा। ये समझ आना चाहिए तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर मैं ये यहां पे लिया मैंने, अब 2 बार मैं करके बता देता हूं। अगर मैं सपोज यहां पे अमोनिया लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई, इनमें से कौन से पॉइंट पे मैं नेक्स्ट अमोनिया लगाऊं तो ट्रांस हो जाएगा, ये बता दो। ई। E. ई समझ आता है सबको? इस पे ट्रांस होगा, बाकी सब पे सिस होगा। एक एग्जांपल और, देन विल डू फ्रॉम एनसीईआरटी। ये लिया मैंने यहाँ पे, मैंने अमोनिया लेट्स से यहां पे लगाया। इन पॉइंट्स का नाम है ए बी सी डी ई। किस पॉइंट पे ट्रांस होगा वो? C. सी पे। सिर्फ एक पॉइंट पे ट्रांस हो सकता है, बाकी सब पे सिस होगा। ये याद रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल में 4 एक प्लेन में आ रहे हैं। देखो ये और ये एक प्लेन में इक्वेटोरियल है। ये आउटसाइड है, आउटसाइड द स्क्रीन, और ये वाला इनसाइड द स्क्रीन है। दिस इज हाउ यू टू विजुअलाइज दैट। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड होते हैं। वी स्टार्ट विद MA6। ऑब्वियस है इसमें नहीं होगा, सारे सेम है। इमेजिन करो मैं 6 की 6 जगह ये लगा दूं, सिस ट्रांस क्या होगा?
Then you have MA5B. 5 जगह ए है और 1 जगह बी है. बी का नेबर तो कभी बी हो ही नहीं सकता, हर जगह तो ए है. इसमें भी नहीं होता, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा. नेक्स्ट MA4B2. इस पॉइंट से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू हो रहा है. अब तुमने फैमिलीज याद करनी है, इंडिविजुअल एग्जांपल याद नहीं करने हैं. बहुत मुश्किल हो जाएगा कोर्स अगर इंडिविजुअल एग्जांपल्स पे चले जाओगे. तो फैमिली तुम्हें याद करना है. MA4B2 में होता है जब 4 लिगेंड एक हों और 2 एक हों, उसमें होगा. अब इसमें इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, B B A and A, and I compare this with B A and B. दोनों सेम नहीं है. कौन सा सिस कौन सा ट्रांस? The first. Second. पहला वाला सिस है और सेकंड वाला ट्रांस है. पूरी क्लास को समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. इस फैमिली का नाम क्या है जो मैंने बनाया हुआ है, ये याद करना भी. दिस इज व्हाट यू नीड टू मेमोराइज. MA4B2. दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ NCERT. लिखो इसको. ये दिया हुआ तुमने 9.2 के सामने लिखा है MA2B2. 9.3 के सामने लिखो MA4B2. MA4B2. अब ध्यान से देखो, 4 एक तरह के लिगेंड है अमोनिया, 2 क्लोरीन है. पहले वाले में क्लोरीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है. ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे है, तो इसका नेबर होगा सिस लिखा हुआ है यहाँ पे. सेकेंड केस में क्लोरीन ऊपर है एक नीचे है, इसका नेबर नहीं है. क्या लिखा हुआ है? ट्रांस. इसके साथ पे तुमने लिखना चाहिए MA4B2. लिख लिया है? ओके. अब अगर इसका नेक्स्ट मैं करूं तो क्या आएगा? इसके नेक्स्ट क्या हो सकता है? M क्या लिखूं यहाँ पे? A3B3. ये आया समझ? अरे यस नो तो बोला करो. Yes, sir. देखो यहाँ पे अब इसमें चेंज हो रहा है सब कुछ. MA3B3 में सिस ट्रांस नहीं हो सकता, बट देयर इज एन आइसोमेरिज्म विच इज द न्यू वन विच इज स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. MA3B3 लिखा हमने. ए तीनों ए इधर हैं. इसमें सिस ट्रांस का सवाल ही नहीं है. एक ही पॉइंट पे देखो, एक पॉइंट के 4 नेबर होते हैं तो सिर्फ एक ही जगह बचती है ट्रांस की. 3 ए है तो सिस ट्रांस का सवाल ही नहीं उठता है. अब 3 बी यहां लगा दिए मैंने. ये पूरा फेस, ये टेट्राहेड्रल का पूरा फेस, आई विल जस्ट चेंज द कलर. ये पूरा फेस एक ही तरह के लिगेंड्स बना रहे हैं. ए टेट्राहेड्रल में 8 फेस होते हैं. ऐसे ये नीचे वाला फेस जो होगा इसका, ये वाला फेस, ये पूरे बी बना रहे हैं. When an entire face of an octahedral is created by same kind of ligands, it may be A or B. That is called facial form. इसको फैक लिखते हैं. अब मैं अगर 2 सेम तरह के लिगेंड ऊपर लगा दूं, एक ऊपर और एक नीचे, 2 ए यहां लगा दिया, मैं कहीं भी लगा दूं, एक ए यहां है, 3 बी यहां है. ऑक्टाहेड्रल का कोई भी एक फेस, 8 फेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, कोई भी एक फेस एक तरह के लिगेंड नहीं बना रहे होंगे. इसमें पूरा फेस ए बना रहा है, ये वाला नीचे वाला फेस बी बना रहा है. इस फॉर्म को बोलते हैं मर. वो मेरिडियन पे आ रहा है. तो MA3B3 अगर पेपर में आ जाता है तो इसमें ज्योमेट्रिकल होगा, पर इसको तुमने अगर सिस ट्रांस लिख दिया तो वहां पे 0 मार्क्स हैं. इसमें फैक और मर होता है, जबकि MA4B2 में सिस और ट्रांस होता है. दिस इज द डिफरेंस. फैक और मर एक बार बुक में देखो कैसे दिया हुआ है.
ये वाला है फिगर 9.5। इसमें 3 नाइट्रो जो NO2 नीचे वाला फेस बना रहे हैं, ये वाला पूरा ऑक्टेनॉइड का एक फेस, 3 अमोनिया ऊपर वाला फेस बना रहे हैं इसका। अब मर वाले फॉर्म में कोई भी एक फेस तीनों एक तरह के लिगेंड्स नहीं बना सकते हैं। तो पहले तो इसको मार्क करो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं साइड पे। अब इसके साइड पे लिखो MA3B3, MA3B3। अब ये सोचो, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पूछे MA3B3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है या नहीं होता, तो क्या आंसर है? MA3 यस। तो कौन सा वाला होता है? पैक एंड मर। पैक एंड मर। और अगर वो बोले MA4B2 है तो तुम बोलोगे यस, पर उसमें कौन सा होता है? सिस और ट्रांस। डिफरेंस समझ आ रहा है? यस सर। ये ऑर्गेनिक में नहीं किया हुआ आपने, फैक और मर ऑर्गेनिक में नहीं किया आपने। ये वाले पूरे पैराग्राफ पे ब्रैकेट लगा लो, टॉप से लेकर एंड तक ब्रैकेट लगा लो। जल्दी से रीड करो, 10 सेकंड है तुम्हारे पास, पढ़ो इसको। देखो इसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद बड़ा इजी है, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। एक मैंने तुम्हें डाइडेंटेट बताया था जो एक साथ 2 लोन पेयर देते हैं, उसके 2 एग्जांपल तुमने याद करने हैं। एक EN है, ये एक साथ 2 लोन पेयर दे सकता है। जब ये एक ही एटम को एक साथ 2 लोन पेयर देगा तो रिंग बन जाएगा, उसको बुलाते हैं शिलेट फॉर्मेशन। एंड आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, शिलेट्स टेंड टू बी मोर स्टेबल। ऐसे ही दूसरा है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो होता है C2O4 2-, जो ऑक्सैलिक एसिड तुम टाइट्रेशन में यूज करते हो। ये भी डाइडेंटेट है, ये एक साथ 2 लोन पेयर देता है। अब लास्ट कैटेगरी जो उन्होंने लिखी है इसमें वो है MAA2B2। पहले इसका मतलब समझ लो ये क्या है। M 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, 6। इसके साथ 2 डाइडेंटेट लगे हुए हैं, एक डाइडेंटेट 2 लोन पेयर देता है, तो 2 डाइडेंटेट हो गए तो 4 लोन पेयर ही हो गए, और 2 यूनिडेंटेट लगे हुए हैं, तो टोटल 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो। इस केस में सपोज हमने ये यहां पे लिया, इस केस में EN डाइडेंटेट है, रिंग बना देगा, शिलेट बना देगा। 2 पॉइंट EN ने ये कवर कर लिया ऑक्टेहेड्रल के, 2 पॉइंट ये खत्म हो गए, 2 पॉइंट ये कवर कर लिए, 4 पॉइंट खत्म हो गए। अब एक Cl यहां है और एक Cl यहां है, एक सिचुएशन। दूसरी में EN यहां है, 2 पॉइंट कवर्ड, 2 पॉइंट यहां कवर, रिंग बन गया। एक Cl यहां है और एक नीचे है। इसमें जो सेकंड वाला है जो मैंने अभी बनाया है, Cl का कोई नेबरिंग पॉइंट पे Cl नहीं है, ये ट्रांस होगा, ट्रांस। और तुम्हें समझ आ रहा है, पहला वाला सिस होगा। आती बात समझ? ये अब इसका नेबर है, ये इसका कोई नेबर नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट पे लगा हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। अब इस फैमिली को क्या बोलोगे? 2 डाइडेंटेट हैं, 2 यूनिडेंटेट हैं, MAA2B2। इसको लिखने का स्टाइल देख लो, MAA2B2। इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, फैक और मर के ऊपर दिया हुआ है। अब इसको एग्जैक्टली तुम्हारे सामने है, फिगर 9.4 के ऊपर देखो, ये EN लगा हुआ है यहाँ, Cl के साथ Cl है। जहां मेरा कर्सर है इस वक्त, उस पे ऊपर लिखो सिस, CIS, सिस लिखो यहाँ पे। सेकंड केस में जहां मेरा कर्सर है, लिखो ट्रांस। टेल मी द नेम ऑफ द फैमिली, क्या लिखे हैं इस फैमिली का नेम क्या है? MAA2B2। AA2B2, AA2 का मतलब है 2 डाइडेंटेट और 2 यूनिडेंटेट, MAA2B2। लिख लिया सबने? यस सर। अब बिल्कुल पेशेंटली मेरी बात सुनना।
जो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है पहले चैप्टर में, डेक्स्ट्रो लाइट को राइट की तरफ कर देता है, लेवो लेफ्ट की तरफ कर देता है, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरलिटी चाहिए होती है, एग्जैक्टली सेम है कोऑर्डिनेशन में। ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन कभी चेंज नहीं होती, कायरलिटी होती है। मिरर इमेज हैज टू बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। इस वक्त माई फोकस इज इन दोनों में से ट्रांस, जहां मेरा कर्सर है ये ट्रांस है, कोबाल्ट के ऊपर मैंने कर्सर को प्लेस किया हुआ है। इसका एक बार मिरर इमेज को विजुलाइज करो, इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम होगा, इसका लेफ्ट राइट सेम है, ध्यान से देखो। Yes. इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम है, तो ये अकायरल है। जहां तुमने ट्रांस लिखा है ना, अभी लिखवाया था तुम्हें ट्रांस, उसके ऊपर लिखो अकायरल, ACHIRAL, अकायरल। इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। पर ये जो सिस है, अब मेरा कर्सर जहां पे है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसको मिरर में रखोगे तो दो अलग अलग फॉर्म क्रिएट होंगी। इसके ऊपर लिखो कायरल। अब अगर ये कायरल है तो दो फॉर्म्स होंगी। अगर एक डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, लेवो। वो तुम्हें इस पेज के एंड पे बना हुआ है। अब सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस नहीं होता है। ये देखो पेज के एंड पे देखो, अब सिस वाला यहाँ शो किया हुआ है, ये भी सिस है, ये भी सिस है। ये डेक्स्ट्रो है तो मिरर में रखोगे तो लेवो फॉर्म आ जाएगा। वो तुम्हारा CL राइट पे है तो ये लेफ्ट पे है। ये हाईलाइट जो किया मार्क कर लो, इसको लिखो, इसमें नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आज की क्लास का। लिखो इसमें, इन इन MAA to B2, MAA to B2 only cis form, in MAA to B2 only cis form is chiral, hence in MAA to B2 only cis form is chiral and hence optically active, and hence optically active. Can anybody repeat क्या लिखा है? लिख लिया है, बोलो क्या। हाँ बोलो हरनूर, जानवी, कोई भी बोलो। MAA to B2 only cis form is chiral, hence it is optically active. एक्टिव, इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें लास्ट पार्ट है, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है, अब ध्यान से समझना। ये वाला जो अब तुम्हारे सामने है, ये देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है। जो फिगर 9.6 है, CO के साथ 3 EN लगे हुए हैं, देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है। ये सिमेट्रिकल नहीं है, 3D में होता है। ऑक्टाहेड्रल में आगे पीछे होगा। ये EN एक ऊपर वाला, ये ऊपर है तो पीछे वाले के साथ लगा है, ये नीचे है तो आगे वाले के साथ लगा हुआ है। ये सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं होगा, 3D में है, ये 2D में लग रहा है सिमेट्रिकल। इसमें तीनों लिगेंड एक ही तरीके के लगे हुए हैं। पहले तो इसके साइड पे लिखो MAA3, MAA3। जो आपकी किताब में डेक्स्ट्रो लेवो लिखा हुआ ना, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई देख के नहीं बता सकता डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा। तो MAA3 में अगर मैं ये दे रहा हूं, एक चीज बड़ी ऑब्वियस हो जाती है। तुम्हारे पास ये है, सोचो MAA3 का मतलब 3 डाइडेंटेट लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली सिस ट्रांस तो नहीं होगा, सारे लिगेंड ही सेम है। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल में आगे पीछे हो जाए। अगर ये मैं ऐसे लगा दूं तो ये इसके साथ आगे है तो इसके साथ पीछे है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है 2D में, 3D में सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब इसमें फिर से तुमने दो फॉर्म लिखनी है। अगर ये पेपर में आ जाए इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, तुम बोलोगे इसमें ऑप्टिकल होगा। दूसरा ऑप्टिकल जो तुम्हारे कोर्स में इसका सिस वर्जन है, इसका जो सिस पार्ट है वो भी ऑप्टिकल होगा। जितना एनसीईआरटी में दिया तुमने उतना ही करना है। और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो सकते हैं, सारे करने में मत बैठ जाना। जितना चैप्टर की वेटेज हमने उसके हिसाब से पढ़ना है इसको। अब जो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से रीड करो। ये 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से लाइनें रीड करो। तुम्हें ऑर्गेनिक में बताया था मैंने,
एनेंशियोमर्स, याद करो चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ वर्ड एनेंशियोमर्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और बायोमोलिक्यूल्स में एक वर्ड पढ़ा था एनोमर्स। Yes, sir. Yes, sir. क्या होते हैं एनोमर्स? बायोमोलिक्यूल्स में एनोमर्स पढ़ा था हमने, क्या होते हैं? किसी को नहीं आता पूरी क्लास में एनोमर्स? They are different with respect to the configuration of the first carbon atom. फर्स्ट कार्बन ओनली वन। अगर एक कायरल पे लगो बाकी सब पे सेम हो तो एनोमर्स हैं। अगर सब पे ऑपोजिट हो जाए तो एनेंशियोमर्स हैं। मिरर इमेज को एनेंशियोमर बोलते हैं। जो एक कायरल पे अलग हो और बाकी सब पे सेम हो उनको एनोमर्स बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा फॉर्म जो थी ग्लूकोज की वो एनोमर्स थे। अब यहाँ पे हमारी क्लास में मैं हेडिंग हो गया, हमने क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पे देखो, ऐसे याद करना है क्लास को। ये ज्योमेट्रिकल में दो क्लियर ऑप्शंस हैं, सिस ट्रांस और फैक और मर। फैक और मर सिर्फ एक में होता है, MA3B3। सेकंड है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में 15,000 याद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल में तुमने याद करना है MAA2B2 के सिस वर्जन में होता है, सिर्फ ट्रांस में नहीं होता, और MAA3 में होता है। इनमें ऑप्टिकल होगा जो लाइट को रोटेट कर देते हैं। फैक और मर सिर्फ MA3B3 में होता है, और सिस और ट्रांस MA4B2 में होता है और MAA2B2 में होता है। अगर तुम ये फैमिलीज याद कर लो तुम्हारा नंबर नहीं कट सकता। तुमने स्पेसिफिक एग्जांपल याद नहीं करना है, फैमिली याद है। सिस ट्रांस किस में होता है ये याद करना है। क्लास की शीट तुम्हें मैं भेज रहा हूं, ऑब्वियसली यू कैन लुक इनटू इट। अब ये क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड। ये सपोज बोर्ड एग्जाम में पूछा उन्होंने, ये आया, तुमने इसको देखा, आयरन के साथ 2 अमोनिया और 4 CN है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है बोलो? M क्या है? M क्या बोल लिखेंगे? M A4B2 समझ आता है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे 4 लिगेंड एक वैरायटी के हैं बच्चा, 2 लिगेंड एक वैरायटी की, कौन सी फैमिली होगी? MA4B2 हो गया। अगर Yes, A4B2 है तो फैक और मर बनाओगे, सिस और ट्रांस बनाओगे? Cis. Yes, sir. Trans. सिस और ट्रांस। ये अमोनिया के साथ अमोनिया लगा हुआ है, ये इसके ऊपर छोटा सा माइनस है तो उन्होंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, देखो जहां मेरा कर्सर है। अमोनिया का नेबर अमोनिया, सिस। अमोनिया ऊपर है, नीचे अमोनिया, कौन सा हो गया? ट्रांस। एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। फैमिली आइडेंटिफाई कर लो एक बार, उसके बाद आंसर तो आई है। ये A4B2 है, मुझे पता है A4B2 है, तो फैक और मर तो हो नहीं सकता। इट हैज टू बी सिस ट्रांस। अब नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, ये कौन सी फैमिली है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं? सोचो, ऑक्सीडेटो डाइडेंटेट होता है, ये हो गया MAA2B2। आया समझ? Yes, sir. MAA2B2। इसका सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बताया अभी थोड़ी देर पहले। Yes, अब sir. तुम्हारे सामने ट्रांस बना हुआ, देखने में सिमेट्रिकल है। ये सिस है, क्लोरीन के साथ क्लोरीन लगाया उन्होंने, कहीं भी लगा सकते, ऊपर नीचे। एक पॉइंट के 4 नेबर हैं, जहां मर्जी बना देना, एक ऊपर लगा देना, एक उसके राइट पे लगा देना। तो ये उनका आंसर है। आउट ऑफ द टू, सिस इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज द फैमिलीज बाय ऑल मींस। टुडेज क्लास इज नॉट वेरी सिंपल और इजी, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार। सपोज सेकंड पार्ट है, कौन सा हाइट की है? 3 EN लगे हुए, इससे कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? कोई आइडिया किसी को? Sir, MA6. इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा फिर? अरे Optical. तीन ही ऑप्टिकल, ओनली आंसर इज ऑप्टिकल। इसमें ज्योमेट्रिकल हो, तीनों लिगेंड सेम है, EN तीनों सेम है, सिस ट्रांस नहीं हो सकता, फैक और मर नहीं हो सकता, क्या बचा? ऑप्टिकल। इसमें ऑप्टिकल होगा। ये लास्ट है, इसके बाद क्लास खत्म है। इसमें कौन सा होगा बोलो? इसका ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे ब्रैकेट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करो, इसमें मिस प्रिंट है। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा?
जो है के बाहर है, Cr वाटर 2 है और C2O4 होल्ड 2 बार है, C2O4 डाइड MAA2B2, MAA2B2 कौन सा होता है इसमें? अभी देखो MAA2B2 में सिस ट्रांस होता है, तो इसमें एक तो सिस ट्रांस है, फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा आंसर है सिस 2 ट्रांस होगा, ज्योमेट्रिकल होगा सिस ट्रांस। और इसके सिस में क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं होता, ऑप्टिकल भी हो जाएगा, उसमें एक फॉर्म डेक्स्ट्रो हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, लेवो। आ रहा है समझ? ये जो हाईलाइटेड है इस वक्त, हाईलाइटेड है ये वाला है, ध्यान से देखो ये वाला है हाईलाइटेड, जो है ये है तुम्हारे सामने फिगर 9.4 है, इसमें सिस और ट्रांस होता है। अब तुमने बोला सिस और ट्रांस हो गया, पर इसका सिस जो है उसी के अंदर दो होते हैं, वो नीचे बना हुआ है यहाँ पे, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लेवो भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस शोज बोथ ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस होगा और उसका सिस जो है वो ऑप्टिकल भी शो करेगा, डेक्स्ट्रो लेवो भी शो करेगा। पूरा लिख के आना पेपर में। That's why I'm saying this is not a very simple topic. अब इसके आंसर तुमने पढ़ने, मैं क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ, इसी क्लास में पढ़ा है, प्लस these 4 questions। आजकल ये 8 क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म नहीं पूछते हैं आजकल। क्वेश्चन टिक कर लो, ये 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, ये 4 क्वेश्चन अगर तुम्हें आते हो, प्लस जो आज के एग्जाम्पल हैं, यू आर डन। इसके बियॉन्ड नहीं आ सकता आइसोमेरिज्म। 9 पॉइंट लेकर 9.12 तक मार्क कर लो सारे क्वेश्चन। आंसर भेजो हैं, एक बार खुद करो, एक बार आंसर चेक करो, डाउट आ रहे हैं तो मेरे से पूछो। अब नेक्स्ट क्लास दैट इज, कब है नेक्स्ट क्लास? अब आज क्या है, फ्राइडे आज, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे। Monday we start with new chapter D block. We will require 6 classes to finish it. So before Diwali, that Diwali is I think on 24th of October. Before Diwali, under all circumstances, I'll be finishing D block. And after Diwali, we start with the complete revision of your course, starting with chapter 1. जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है, मैं सारा का सारा कोर्स, सारे चैप्टर एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूँ। दिवाली से पहले पहले वी विल फिनिश द एंटायर कोर्स एंड देन स्टार्ट विद ऑर्गेनिक अगेन। और एक बैच में विल स्टार्ट विद फिजिकल। तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगी, तुम फिजिकल पहले रिवाइज करना चाह रहे हो या ऑर्गेनिक करना चाह रहे हो। बहुत बच्चों को रिवाइज जो करना है, दे वांट टू रिवाइज ईदर एल्डिहाइड कीटोन्स, आई आस्क्ड इन टुडेस क्लास, और दे वांट टू रिवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो विल डिसाइड अपॉन व्हिच बैच हैज टू डू व्हिच पार्ट, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश योर एंटायर सिलेबस बिफोर दिवाली। 6 क्लास लगनी है डी ब्लॉक को, वी शुड एंड इट। मैंने आज स्पेशली एक मैसेज भेजा है ग्रुप में, चेक करो। डी ब्लॉक अगर तुमने ढंग से पढ़ना है तो तुम्हें बैलेंसिंग आनी चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। अगर तुम्हें बैलेंसिंग नहीं आती डी ब्लॉक में, तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आ सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास वीकेंड है, सैटरडे संडे, जिसको बैलेंसिंग नहीं आता, प्रॉपरली बैलेंसिंग करना है तुमने, ये एक बार देख लो। आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स मोर। ये पेज है डी ब्लॉक का 233। ये जितनी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी इक्वेशन तुम्हारे कोर्स में सारी इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ 5 और 2 याद करके नहीं जाना होता, SO3 से SO4 बनता है, ये याद करना होता है सिर्फ, बाकी तुमने खुद बैलेंस करना है। सो गो थ्रू द बैलेंसिंग वीडियोज विच आई हैव सेंड यू इन द ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मंडे वी स्टार्ट विद डी ब्लॉक, ओके? क्लियर है सबको? Yes. चलो, गुड नाइट, टेक केयर, Thank you, sir. बाय 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 बाय।